नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स में पहला चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं और आज डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर जो हमने देखा था भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास था। एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि भूगोल शब्द कैसे बना, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, यानी कि ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया, इसके जनक कौन है, इसकी दो विचारधाराएं निश्चयवाद और संभावनावाद हमने पढ़ी थी। और उसके बाद में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पुस्तकें हमने देखी थी जिनके राइटर अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आज हमको जो डिस्कस करना है वो ब्रह्मांड और सौरमंडल, ब्रह्मांड का अध्ययन यानी यूनिवर्स का अध्ययन आज हम करेंगे। यूनिवर्स को देखने के बाद में सोलर सिस्टम, सौरमंडल को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों अगर हम एक साथ देखते तो क्लास बहुत लंबी हो जाती। और यहाँ पर उद्देश्य है आपकी तैयारी कराना, न कि केवल ये करना कि हमने पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, या बहुत सारे व्यू आ गए या बहुत सारा लाइक आ गया। ये उद्देश्य मेरा कभी नहीं रहा है और ना है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, क्योंकि मेहनत लगती है, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो ज़्यादा लोगों को अगर लाभ मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। इसमें मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पसंद आए तो इसको लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। नए हो तो आइए प्रेप परिवार का सदस्य बन जाइए, और आप जिससे कि नए नए वीडियोस पाते रहें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। ब्रह्मांड का हम अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड अगर हम सिंपल शब्दों में, ऐसे सरल शब्दों में कहें, एक लाइन में कहें, तो बहुत सारी आकाश गंगाएं जो हैं उनके समूह को ब्रह्मांड की संज्ञा दी जाती है। लाखों आकाश गंगाओं का समूह है ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड वैसे तो इतना बड़ा है, लेकिन कोई भी बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे सूक्ष्म कण, उससे बड़े कण, फिर बहुत विशालकाय कण, विशाल आकाश गंगाएं, सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन ये सूक्ष्म कणों को भी अपने में समाहित करता है। जो कुछ आप सब देख रहे हैं सब ब्रह्मांड का ही तो हिस्सा है। जो भी आप देख रहे हैं सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसकी उत्पत्ति को लेकर कई विचार प्रस्तुत किए गए। 4-5 विचार इसमें प्रमुख हैं, 4 विचार। उनमें से यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण विचार है वह है बिग बैंग सिद्धांत, जिसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। बिग बैंग सिद्धांत पे जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि ये किसकी थ्योरी है। तो ये जॉर्ज लेमैत्रे ने इसको प्रस्तुत किया था। जॉर्ज लेमैत्रे की ये थ्योरी है। 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इसकी व्याख्या की। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित है। पहला ऑप्शन अगर जॉर्ज लेमैत्रे, दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट वैगनर है, तो आप टिक करेंगे तीसरा ऑप्शन की उपयुक्त दोनों। या अगर 1 2 3 4 वाला प्रश्न है तो आप इसमें दोनों का नाम याद रखेंगे। लेकिन सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था जॉर्ज लेमैत्रे ने, और इसकी व्याख्या की थी रॉबर्ट वैगनर ने। ये अलग अलग बातें दोनों याद रखिएगा। अगर व्याख्या की बात अलग से पूछी जाती है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, तो आप रॉबर्ट वैगनर टिक करेंगे। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत या विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना कहा जाए तो एक ही बात है। इसकी पुष्टि डॉपलर प्रभाव से होती है। डॉपलर प्रभाव याद रखिएगा। अन्य बहुत सारे प्रश्नों में डॉपलर प्रभाव आप आंसर टिक करते हैं। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट इससे भी संबंधित है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि डॉपलर प्रभाव से निम्नलिखित में से किन किन चीज की पुष्टि हो सकती है, तो इसमें एक बिग बैंग सिद्धांत भी है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड भारी पदार्थों से निर्मित एक सूक्ष्म गोलाकार पिंड था। ये जो गोलाकार पिंड मैंने यहां आपको दिखाया है फिगर में, इसको आप देखिए, ध्यान से देखिए। और ये छोटा सा पिंड था। अब इस पिंड में हुआ क्या, इस पिंड का बिग बैंग प्रोसेस हुआ। बिग बैंग प्रोसेस मतलब इस पिंड का नहीं हुआ, बिग बैंग प्रोसेस हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इसके पहले हम जान लें, ये जो पिंड था इसका आयतन बहुत कम था। तापमान और घनत्व, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ये दोनों बहुत ज़्यादा थे। जब बिग बैंग प्रोसेस हुआ तो महाविस्फोट हो गया। इसमें महाविस्फोटक सिद्धांत इसको कहते हैं ना। तो ये विस्फोट हुआ किसमें, इसी पिंड में। और जब ये विस्फोट हुआ तब माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति यहीं से हो गई। स्थिर अवस्था की परिकल्पना इसको कहते हैं, और स्थिर अवस्था की संकल्पना ये होयल की है। और
इसको नहीं कहते हैं, इसके विपरीत एक सिद्धांत दिया गया, उसको कहते हैं स्थिर अवस्था की परिकल्पना। वो होयल ने सिद्धांत दिया था। स्थिर अवस्था की परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? होयल ने दिया था। और ये बिग बैंग सिद्धांत के विपरीत है। बिग बैंग सिद्धांत के ये विपरीत है। और इसको किस और नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना अगर कहा जाएगा तो ये बिग बैंग सिद्धांत है। लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा स्थिर अवस्था की संकल्पना, तो ये बिग बैंग सिद्धांत नहीं है, ये बिग बैंग सिद्धांत के विपरीत सिद्धांत है जिसको होयल ने दिया था। इतनी बात आप समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे आकाश गंगा के बारे में। आकाश गंगा शब्द अभी इसमें आया था ना कि लाखों आकाश गंगाओं का समूह है ब्रह्मांड, तो आकाश गंगा के बारे में हम जान ले। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो बंधे तारे, धूलकण और गैस हैं, उनके एक तंत्र को आकाश गंगा कहा जाता है। और ये सब कैसे इकट्ठा रहते हैं, कैसे ये बंधे होते हैं? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संलयन से होती है। हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल बनते हैं और उन्हीं के संलयन से क्या होती है? आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत होती है। और इसी को क्या कहते हैं? निहारिका कहा जाता है। इसको निहारिका कहते हैं, जो ये विशाल बादल बने होते हैं जिनकी संलयन की शुरुआत होती है, जिससे कि आकाशगंगा की निर्माण की शुरुआत होती है, तो इसको निहारिका कहा जाता है। हमारा सौरमंडल भी आकाशगंगा में स्थित है, तो ये मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में स्थित है, जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है। मंदाकिनी एक हीरोइन थी ना, उन्हीं के नाम पर आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा, ये देखिए एक मिनट, मंदाकिनी का वह भाग, इसको एक समझ लीजिए, जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता की तरह दिखाई देता है, उसे मिल्की वे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मिल्की वे कहा जाता है, मिल्की वे। और मंदाकिनी को सबसे पहले देखा किसने था? उसको देखा था गैलीलियो ने। और मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा कौन सी है? तो ये एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा जो आकाशगंगा है वो सबसे पास स्थित आकाशगंगा है। अब यहाँ पर एक फिगर है जो हमको समझना है। जो ये आकाशगंगा है, आकाशगंगा के मध्य में एक बल्ज होता है ना? ये इसमें एक ब्लैक होल होता है, बल्ज मध्य में। अब बल्ज पूछा जाएगा कहाँ स्थित होता है, तो ये मध्य में होता है। और एक ब्लैक होल इसमें होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि इसमें, मतलब जैसे आप ब्लैक होल की बात करते हैं, उसको अभी हम चर्चा करेंगे, तो इसका भी गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। ब्लैक होल को अलग से भी अभी हम पढ़ेंगे। तो ये बल्ज कहाँ होता है, ये स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। और तारों का यहाँ पर संकेंद्रण होता है, कहाँ पर? इस बल्ज में। देखिए इसको, सौरमंडल जो है हमारा, वो आकाश गंगा के ये मध्यवर्ती भाग में कुछ यहाँ पर स्थित है ना? अग्रमध्यवर्ती भाग में कुछ यहाँ पर स्थित है सौरमंडल। और इसका जो ये कई इसके भाग, कई भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं मुख्य तौर पर मानी जाती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो इसमें जो सबसे किनारे वाली ये भुजा होती है, तीसरी भुजा में ये जो किनारे वाला पार्ट है, यहाँ पर नए तारों का जन्म होता है। इसी से नए तारों का जन्म होता रहता है। ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। विशाल तारे कितनी विशाल होते हैं, ये कितना विशाल है, तो ये हम पढ़ने के तौर पे तो ये छोटे से फिगर में पढ़े ले रहे हैं, लेकिन ये होता बहुत बड़ा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर नए तारों का जन्म होता है, ये किनारे के साइड में। और यहाँ पर कहीं सौरमंडल होता है मध्यवर्ती, अब मध्य में होता है बल्ज। ये याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो ये समझ में आपको आ गया कि मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी के प्रकाश सरिता की तरह दिखाई देता है पृथ्वी से, वो मिल्की वे कहलाता है। मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। और मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित जो आकाशगंगा है वह एंड्रोमेडा है। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा। अब हम आगे देखेंगे कि तारा किसे कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अब संलयन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का हीलियम में जब परिवर्तन होता है, हमको ये ध्यान रखना है कि जब संलयन प्रक्रिया होती है और हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप तारों का निर्माण होता है। तारों का निर्माण संलयन प्रक्रिया से होता है
और हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। सूर्य के बारे में भी ये बात बिल्कुल सही है। आदि तारा पहला प्रारंभिक रूप है। प्रारंभिक स्वरूप में कोई भी तारा आदि तारा होता है, फिर उसमें सिकुड़न होती है, बहुत सारे बल लगेंगे, सिकुड़न होगी, सिकुड़न होने के परिणाम स्वरूप वो पूर्ण तारे में परिवर्तित हो जाता है। हीलियम की प्रधानता होती है इसमें, जो पूर्ण तारा होता है, और इसमें सिकुड़न और बढ़ता है और ज़्यादा ये कंप्रेस्ड होता है, और जब सिकुड़न और बढ़ जाता है तो ये रेड जियांट स्टार यानी लाल दानव तारा में ये परिवर्तित हो जाता है। लाल दानव तारा, तो लाल दानव तारा कैसे बनता है? आदि तारा में सिकुड़न, फिर पूर्ण तारा में सिकुड़न, हीलियम की और प्रधानता, तो ये हो गया रेड जियांट स्टार यानी कि लाल दानव तारा। अब आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे ये कैसे बनता है। यदि तारे का द्रव्यमान, यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सूर्य से अधिक होता है, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से यदि तारे का द्रव्यमान अधिक होता है तो क्या होता है, और कम या बराबर क्या होता है तो क्या होता है, इन चीजों पर हमको बात करनी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर होता है तो इसी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यह कंडीशन जो है, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर होगा तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहेंगे। ऐसी स्थिति में, यानी कि कम या बराबर होगा यदि द्रव्यमान, तो लाल दानव तारा श्वेत वामन में, जो अभी हमने रेड जियांट स्टार पढ़ा था, वह श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाएगा, और उसके बाद में इसी से ये काला वामन में परिवर्तित हो जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ में। वो व्हाइट ड्वार्फ था और ये ब्लैक ड्वार्फ में फिर तब्दील हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम होगा, जिसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन ये होती है, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होगा तो क्या होगा, तारे की मध्यवर्ती परत, तारे की, मान लो कोई तारा है तो उसकी मध्यवर्ती परत, जो बीच की परत है उसकी बात हो रही, परतों की बात हो रही है, उस परत में गुरुत्वाकर्षण के कारण ध्वंस हो जाएगा, विध्वंस होगा, यानी वो परत जो होगी वो ध्वस्त हो जाएगी। और जब ये परत ध्वस्त हो जाएगी, कौन सी, मध्यवर्ती परत, तो ऊपरी परत को भी ये अपने साथ ध्वस्त कर देगी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा विस्फोट तो होता नहीं है, ये एक बड़ा विस्फोट होता है। तो ये मध्यवर्ती परत जब ध्वस्त होगी तो ये ऊपरी परत इसको भी ध्वस्त कर देगी, और इसके बाद एक भयानक विस्फोट होगा, और यही विस्फोट सुपरनोवा विस्फोट कहलाता है। तो सुपरनोवा विस्फोट आपको समझ में आ गया होगा, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है, तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण ध्वस्त हो जाती है, ध्वस्त होने के फलस्वरूप ये ऊपरी परत को भी ध्वस्त कर देती है, भयानक विस्फोट होता है, और इसी विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और इसी सुपरनोवा विस्फोट के उपरांत न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। आपने पल्सर का नाम सुना होगा, और इसे पल्सर भी कहते हैं, किसको, न्यूट्रॉन तारे को। और अंततोगत्वा ये न्यूट्रॉन तारा ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। किस में बदल जाता है, ब्लैक होल में। समझ गए, यानी कि जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होगा तो यह ऐसी पूरी प्रक्रिया होगी, और अंततोगत्वा हमको प्राप्त क्या होगा, ब्लैक होल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चंद्रशेखर सीमा की। अभी एक टर्म आया है चंद्रशेखर सीमा, जब हमने बात किया था कि जो उसका द्रव्यमान किसी तारे का सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर होता है। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर ने का ये कंसेप्ट है। चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी खगोलविद थे, और 1983 में इनको W.A. फाउलर के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था खगोल भौतिकी के क्षेत्र में। इन्होंने कहा कि 1.44 सौर द्रव्यमान को श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा बताया। इन्होंने 1.44 सौर द्रव्यमान को श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा बताया, और इसी को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कितना द्रव्यमान, तो 1.44 सौर द्रव्यमान, इसी को श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा इन्होंने बताया, और इसी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इतनी जानकारी इसके बारे में काफ़ी है। ब्लैक होल की जहाँ तक बात है, तो अंतरिक्ष में ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि प्रकाश का परावर्तन तथा किसी वस्तु का पलायन यहाँ पर नहीं हो सकता। बिल्कुल डेंस, बहुत ही ज़्यादा घना, इतना ज़्यादा घना
इतना ज़्यादा द्रव्यमान, इसके छोटे से कण का, एक चम्मच का द्रव्यमान आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, कई हाथियों के भार के बराबर होता है। छोटा सा अगर टुकड़ा इसका ले लिया जाए, यानी इतना डेंस है, इतना इसका ज़्यादा द्रव्यमान है, इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है, प्रकाश का परावर्तन तक यहाँ नहीं हो सकता, पलायन नहीं हो सकता, और इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। बस ये सब गैस वर्क हैं, और द्रव्यमान इसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यानी कि एक चम्मच कई हाथियों के वजन के से भी ज़्यादा, तो आप सोच लीजिए। तो ये ब्लैक होल होता है। नक्षत्र के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे नक्षत्र, मघा नक्षत्र आपने सुना होगा, चित्रा, हस्त, जिसको हथिया भी बोलते हैं कई बार, हथिया नक्षत्र गाँव में आपने सुना होगा, श्रवण, विशाखा, आद्रा, ऐसे नक्षत्र। तो नक्षत्र होते क्या हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से नक्षत्र क्या है, या ये एक लाइन दे दी जाए कि एक निश्चित आकृति में तारों का व्यवस्थित समूह, इसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे इसको एस्टेरिज्म या नक्षत्र कहा जाता है। वर्तमान में 27 नक्षत्र हैं, और भारत में ने 28वें नक्षत्र का दावा किया है, लेकिन वो अभी दावा ही है कि ऐसा हो सकता है, तो आप 27 ही याद रखिए। और किसी नक्षत्र के माध्याह्न रेखा के ऊपर उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस कहा जाता है। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये नक्षत्र दिवस क्या होता है, कितने घंटे कितने मिनट का होता है। मोटे तौर पर आप 24 घंटे बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये होता है 23 घंटे 56 मिनट। और ये होता क्या है, कोई नक्षत्र, किसी नक्षत्र के माध्याह्न रेखा के ऊपर उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच का ये समय होता है ना। मध्याह्न रेखा के ऊपर एक नक्षत्र जब उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है तो उसके बीच में कितना गैप होता है, वो गैपिंग होती है 23 घंटे 56 मिनट। उसी को नक्षत्र दिवस कहा जाता है, 23 घंटे 56 मिनट। आगे हम बात कर लेते हैं तारामंडल के बारे में, इसमें भी प्रश्न पूछे गए हैं। आकाश में सुंदर आकृतियों में व्यवस्थित बहुत सारी आकृतियां आप देख सकते हैं तारों की, और इसी को हम तारामंडल यानी कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ये एक सुंदर रूप से व्यवस्थित आकृतियां होती हैं, तारों की ही आकृतियां, तारों से ही निर्मित आकृतियां होती हैं। जैसे एक तारा मान लीजिए कि यहाँ पर है, दूसरा ऐसे है, तीसरा ऐसे है, ऐसे 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 व्यवस्थित है। मान लीजिए कि ये कोई आकृति इनको जोड़ दें तो बन गई, तो ये कि व्यवस्थित आकृति होती है ना। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार ये 88 तारा मंडल हैं। इस समय 88 तारामंडलों की खोज की जा चुकी है, ठीक है। बहुत सारे आप तारामंडल आसानी से देख सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है ध्रुव तारा के बारे में, आपने बचपन से सुना होगा, पोल स्टार जिसको कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर यह स्थित होता है और हमेशा एक ही स्थान पर रहना इसकी विशेषता है, और इसी कारण से दिशा को ज्ञात करने के लिए इस तारे का प्रयोग किया जाता है। ध्रुव तारे के बारे में कई प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं कि ये किधर, मतलब ये इससे किसी को जाना है तो किधर ध्रुव तारे को छोड़कर वो जाए जिससे कि इस दिशा में वो चल सके। तो ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित होता है। तो आप जिस दिशा में चल रहे हैं, अगर ये मान लीजिए कि लेफ्ट में आपके ये पड़ रहा है तो आप पूरब अगर जा रहे हैं तो ये पूरब की तरफ दिशा आपकी हो जाएगी। अगर ये राइट में पड़ रहा है, ऐसे जा रहे हैं तो पश्चिम की तरफ दिशा हो जाएगी। कहने का मतलब इसका दिशा की जानकारी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये एक ही जगह एक ही स्थान पर हमेशा स्थित रहता है। लिटिल वियर तारा समूह है, उसका ये ध्रुव तारा पोल स्टार सदस्य है। किसका सदस्य है? लिटिल वियर तारा समूह का। एक एक फैक्ट जो इंपॉर्टेंट हैं वही यहाँ पर लिखे हुए हैं, ध्यान से पढ़िएगा जिससे कि आप प्रश्नों को गलत ना करें। तारों के संदर्भ में कुछ और प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न जैसे बनते हैं उस हिसाब से हम कुछ फैक्ट देख लें। जैसे तारों की जो मुक्त उष्मा होती है, तारों से जो मुक्त उष्मा होती है उसके आधार पर हम तारों की आयु का, उम्र का पता लगा सकते हैं कि ये कितना उम्र का कैसा तारा है। जैसे कोई युवा तारा है तो उसके द्वारा जो मुक्त उष्मा होगी वो नीला या सफ़ेद उष्मा मुक्त करेगा, ठीक है ना। तो ये युवा तारा होगा। अगर वो नारंगी उष्मा मुक्त कर रहा है तो ये प्रौढ़ तारा होगा। अगर वो लाल उष्मा मुक्त कर रहा है तो वो क्या होगा? वृद्ध तारा होगा। धीरे धीरे ये देखिए कलर गाढ़ा होता जा रहा है, जैसे आप युवा से वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन भी ऐसे ही होता है। तारों के रंग से उसके तापमान का पता लगाया जाता है।
तारों के रंग से उसके तापमान का पता लगाया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पीसीएस में और यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में, साथ में अन्य वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस तरीके से ये तारों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और ब्रह्मांड का अध्ययन हम यहीं पर रोकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सौर मंडल। सौर मंडल यानी कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम को हम आगे पढ़ेंगे। उसके पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड को पढ़ने के बाद में हमने उसकी उत्पत्ति को देखा, कैसे उत्पत्ति होती है। आकाश गंगा की बात आई, आकाश गंगा, मंदाकिनी, मिल्की वे, इन सब चीज़ों को हमने समझा। ताराओं के बारे में हमने देखा, तारा स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स कैसे निर्मित होते हैं, और उसके बारे में हमने देखा चंद्रशेखर सीमा के बारे में। अगर द्रव्यमान उनका कम होता है, ज़्यादा होता है, तो कैसे कैसे वो ब्लैक होल में अधिक द्रव्यमान होने के कारण परिवर्तित होते हैं। और उसके बाद में हमने चंद्रशेखर सीमा और ब्लैक होल को डिटेल में देखा, जिससे प्रश्न हमारे बनते हैं। नक्षत्रों के बारे में हमने देखा, नक्षत्र के बारे में देखने के बाद तारामंडल, ध्रुव तारा, और अंत में हमने तारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारा ये पूरा जो आज का क्लास आज की जो रही वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। 20 मिनट से ऊपर की ये क्लास हो गई है और आगे जो हम अध्ययन करेंगे वो मैं बता चुका हूँ सौरमंडल का। आप लोग इससे जुड़े रहिए। अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर किया कीजिए, लोगों तक पहुँचाया कीजिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जिससे उनको लाभ मिल रहा है। आप इसको ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, आप अपने मित्रों को बता सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी हेल्प की सख्त ज़रूरत है जिससे कि ये कार्यक्रम आगे चल पाए, ठीक है ना। आप लोग पीडीएफ की जहाँ तक बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाए फिर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराने के बारे में सोचा जाएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।